1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चढ़। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा। सोचो, अरे आप अंता मत देखिए, अगली बार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वही वक्त है और हम आपके लिए वही मुकाबला लेकर आए हैं। आज हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विस्फोटक सवालों पर चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने संभल से लेकर संविधान तक को लेकर विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने सच को छिपाने और दबाने का आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि जो भी सच बोलने की कोशिश करता है उसको दबंगई से दबा दिया जाता है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कोशिश और जस्टिस शेखर यादव के बयान पर उठे जो विरोध की आवाज का भी जिक्र किया है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी ने संभल को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने पूछा कि जय श्री राम कहां से कम्युनल नारा हो गया। आज मुकाबला में हमारे साथ तमाम मेहमानों के साथ साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार होंगे। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 2027 के लिए योगी ने क्या अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए क्या उन्होंने अपने हिंदुत्व को एजेंडा को लेकर नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और क्या उसी रणनीति के तहत वो जस्टिस शेखर यादव का बचाव भी कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि देश वैसे ही चलेगा जैसे बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी चाहते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा शुरू करेंगे। जो भी सच बोलेगा, ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप एक पढ़े लिखे सदस्य हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज बैठ जाइए। इस मुद्दे को यहाँ पर सीएम योगी सच के हथियार को धार देकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार करने में जुटे हैं। संभल में जामा मस्जिद से कुछ दूरी पर बंद पड़े मंदिर का पता चला तो यूपी के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विपक्ष को सच का सामना कराया। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चढ़। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और इसलिए
इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा को जरूर पढ़ें। मुख्यमंत्री के जवाब से तो मुख्यमंत्री भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको किसी ने भ्रमित किया। जो मैं बोला हूं तो समझे होंगे कुछ है, भ्रमित करने का काम किया। सदन के साथ साथ प्रदेश को भी और देश को भी, जनता को भ्रमित करने का काम किया। उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन आई सब झूठ पे आधारित थी, सत्यता उसके अंदर बिल्कुल। 10वां अवतार संभल में ही होगा। उसी संभल से बात आगे बढ़ाकर योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव तक पहुंचे। बिना नाम लिए यूपी के सीएम ने उनका बचाव किया और सच की दुहाई देकर विपक्ष को फिर से घेरा। भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। ये आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये। लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। कुछ दिन पहले जस्टिस शेखर यादव ने कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अब खबर है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम इस मामले में मंगलवार को विचार कर सकता है। इसी बीच यूपी के सीएम ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ मुहिम को लेकर भी विपक्ष पर सच वाले हथियार से हमला किया है। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा, ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे। और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। योगी हमेशा हिंदुत्व के बीच पर खुलकर बैटिंग करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इसकी बड़ी बानगी है। और ये सच है कि योगी का ओपन स्टैंड बीजेपी को फायदा पहुंचा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज 4 सवाल हम पूछ रहे हैं। पहला, क्या योगी आदित्यनाथ के सवालों का जवाब विपक्ष के पास है? क्या सच बोलने वालों का मुंह बंद किया जाता है? क्या संभल योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व एजेंडा का नया पड़ाव है? और आखिरी सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं? हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं आशुतोष मिश्रा और संजय सिंह, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं भाजपा के। अमीक जमई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और मलूक नागर जनरल सेक्रेटरी आरएलडी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी अमीक जमई, क्या सच बोलने वालों का मुंह बंद किया जाता है? मेरा सवाल यह है कि जो जज साहब ने बयान दिया, जज यादव ने, वो बहुत ही पोलराइजिंग बयान था। बहुत सारे लोग उसको कहेंगे कम्युनल था, लेकिन एक पक्ष का ये भी व्यू है कि वो सच बोल रहे थे और वो मेजॉरिटी का व्यू अपना प्रेजेंट कर रहे थे।
तो ये सारा ऑपोजिशन उनको इम्पीच करने के लिए क्यों जुड़ गया और धमका क्यों रहा है? देखिए, अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का, हम सब का ये मानना है कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। ये देश मेजॉरिटी से, ये देश माइनॉरिटी से, ये देश मेजॉरिटी कॉन्शियंस से ऐसे नहीं चलने वाला मुल्क है। और हमारा देश, जब हम कहीं हमें न्याय नहीं मिलता तो हम अदालतों को रुख करते हैं कि वहां पे जो जज बैठे हैं, जो उनको हमारे देश में लोग मान्यताओं में भगवान के स्वरूप समझते हैं कि वहां से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन वहां पे अगर एक फैशिस्ट मिजाज का जज बैठा होगा जो इस देश में मेजोरिटेरियन रूल की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है किसी धर्म के बारे में विशेष डेरोगेटरी रिमार्क कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी जो ट्रेनिंग हुई होगी, मुझे तो इस पे ही शक है, ये न जाने पिछले जो इनके फैसले रहे होंगे वो कैसे कैसे एंटी एससी, एंटी माइनॉरिटी फैसले हुए होंगे। आदित्यनाथ तो उनके सपोर्ट में आ गए हैं, तो अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत साफ है और हमारी पार्टी की तरफ से जावेद अली खान राज्यसभा के सांसद हैं। हमने इस पूरे मोशन पे जो है, हमने जो राज्यसभा में जो बात गई है, हाँ। हम इसमें पार्टी हैं और हम चाहते हैं कि इस जज को इमीडिएट बेदखल, हम जानते हैं कि ये नेता बनना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब इस देश में दक्षिणपंथी ताकतें जंतर मंतर पे दिल्ली में के लोग बताएंगे जब भारत के संविधान की प्रतियां जला दी जाती हैं, तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको इंडोर्स करने वाले। बहुत अच्छी बात है, इंडोर्स कर रहे हैं, वो उनकी राजनीति है, लेकिन हमारा देश बाबा साहब के चलिए एसएन सिंह साहब, विपक्ष का जवाब आप सुन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये नया एजेंडा है, 2027 की तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं मारिया जी, स्पेशल राइट, स्पेशल चॉइस, ये तो पहले से इन लोगों की पसंद है। भाई आप क्या क्या बात कहते हैं, भारत माता को डायन कौन कहता है? समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, 8 बार के विधायक, 2 बार के सांसद आजम खान साहब कहते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, आपके सहयोगी कहते हैं, साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं, इनके वरिष्ठ नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। ये सारी चीजें करके आप क्या बताना चाहते हैं? कोर्ट की बात कर रहे थे कभी हमारे में, भाई कोर्ट के ही आदेश पर सर्वे हो रहा था, लेकिन कोर्ट को मानते नहीं है ना, क्योंकि ये तो तलवार की ताकत से बहुत सारे चीजों को प्राप्त किए। अब संविधान की ताकत से अगर किसी को कुछ मिलने लगेगा तो आप देखेंगे भगत साहब का भी। चलिए जमई साहब को स्क्रीन पे लाइए और उसके बाद इन लोग दोनों में बहस शुरू करते हैं। उससे बयान आता था और समाजवादी पार्टी के लोगों का भी बयान आता था, वो कहते थे कि हम हमारे विपरीत अगर कोई चीजें चली जाएगी तो हम नहीं संविधान को मानेंगे। तो लोग संविधान को नहीं मानते, अगर संविधान को मानते तो ये मानते कि संविधान ने ये व्यवस्था दिया है जिसके नाते सर्वे कर रहा था, वहां पे 10,000 लोग नहीं, संविधान में सर्वे नहीं कहीं पे लिखा हुआ है। नहीं, संविधान ने एक संवैधानिक व्यवस्था दिया है मारिया जी, वो संवैधानिक व्यवस्था ने वो कानून पास किया है, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हो रहा है। नहीं, वो अभी जो सर्वे का है वो ग्रे एरिया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नहीं, वो आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं डीएम ने परमिशन दिया था और इसके वजह से लोअर कोर्ट के परमिशन से ये हुआ था। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। एसएन सिंह साहब, आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल है, क्या यही एजेंडा होगा आपका 2027 का? मारिया जी देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता से बेहतर कोई नहीं जानता कि क्या एजेंडा होगा और किस पे वोट देना है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता वोट कर रही है तो मान के चल रही है कि हम बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देखिए, विकास का उत्तर प्रदेश है, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश है, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश है, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश और शांति का उत्तर प्रदेश है। विकास की बात कर रहे हैं संजय सिंह और आशुतोष मिश्रा, आपका सवाल होगा मालूक नागर से। लेकिन पहले संजय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, विकास की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सब लेकिन ज्यादातर टीवी डिबेट में रह जाती है। और क्योंकि जब कंसोलिडेशन की बात होगी तभी उसी ग्राउंड पर एक है तो सेफ है आता है और उसके बाद चुनाव होता है। क्या है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है, जो सरकार में होती है या विपक्ष में होती है, वो अपना जो सरकार के कुछ कल्याणकारी काम करती है वो उनकी पॉलिसीज़ हैं, करना चाहिए। किसी भी सरकार को डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, लोगों का कंसर्न होना चाहिए। एट द सेम टाइम चूंकि वो सरकार एक पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल पार्टी की है, वो उसी के साथ साथ अपना जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी है, मैं वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल कंस्टिट्यूएंसी कह रहा हूँ, अपना सोशल कंस्टिट्यूएंसी को नज़र में रख करके
और साथ में जो मुद्दे, क्योंकि आप सिर्फ विकास विकास बात करते हैं तो आप कंसोलिडेशन जो है वो एक सेक्शन फ्लोटिंग वोटर का एक सेक्शन आता है। फिर आप जाते हैं कहाँ कि आप अपने सोशल कंस्टिट्यूएंसी में दो है, एक कोर है और एक जो है जो आपके साथ जुड़ता है। तो कोर को आप वो चीज़ देते हैं जिसपे वो दो हाथ चुनाव के समय में उछलता है, कूद करके नारे लगाता है, झंडे लगाता है, सुबह से रात तक काम करता है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसके लिए आप वो चीज़ देते हैं, वो वाला जो खुराक है वो देते हैं। साथ में जो एक्सटेंडेड आपका कंस्टिट्यूएंसी है, सोशल कंस्टिट्यूएंसी, उसको आप सामने वाले पक्ष से कुछ ऐसी के विपक्ष में ऐसी बातें कहते हैं जो उसके दिल तक पहुँचे और आपकी तरफ झुके। तो सिर्फ अगर उससे भी नहीं चलता है, क्योंकि विकास और इन दोनों का अगर कॉकटेल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं तो जनसंघ के जमाने में आरएलडी का क्या होगा? ये सब बात में आरएलडी का क्या होगा? आरएलडी मतलब अब तो एनडीए के साथ है ना। हाँ, लेकिन वो तो अपने आप को डिफरेंट प्रोजेक्ट करते हैं। वेस्टर्न यूपी में डिफरेंट सीन है। वो प्रोजेक्शन था और है में बहुत फर्क है। मलुक नागर से आप बताएंगे, था और है में बहुत फर्क है। मैं इसी क्षेत्र में पिछले विधानसभा, पिछले लोकसभा में तो साथ थे, उस विधानसभा में गया था उस क्षेत्रों में, तो ये माना जा रहा था कि मुस्लिम और जाट साथ में कैसे। चौधरी साहब की बात आ गई, अब चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न दे दिया। तो साथ में जो एक कॉम्बिनेशन आया था, जिस कॉम्बिनेशन के बनने की मुजफ्फरनगर दंगों की बाद एक जरूरत फिर से आन पड़ी थी, वहाँ पे अब वो देखिए जयंत चौधरी साहब ने उस बाजी को पलट दिया। एक सीट उनको भी आई, ये 9 में एक सीट आपको भी आई है ना। तो मलुक नागर जी, जब जिस तरह का बयान आ रहा है, मैं केवल एक चीज उनसे पूछ रहा हूँ कि चूंकि वो एक साथ में नहीं, दो सीट बिल्कुल एकदम आप 50% पे लेके जाओगे तो हमें मजबूरी में माफी चाह के एनक्रोचमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा सा बात बोलनी पड़ेगी। जी, आप प्रश्न पूछिए। थैंक यू। आपने जो चीज कहा वो स्टैंड करेक्टेड, कई बार वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि मलुक नागर साहब की पार्टी इस वाले इशू पे कहाँ पे स्टैंड करेगी? यादव, देखिए एक ब्रॉडली वो जो समाज है, आप ऐसे देखिएगा तो हिंदुत्व को या हिंदूवादी चीज को जाट समाज काफी ज्यादा फॉलो करता है, उनके इर्द गिर्द वाले लोग जो है यहाँ पे आकर के एक सोशल, माने मोस्टली आप देखिए ना वेजिटेरियन। इसका जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ। देखिए बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जो आज बैठे हुए हैं यहाँ पे स्टूडियो में। हम आपको एक बात बता दें, 2013 में जो दंगा हुआ था वो मेरी लोकसभा में था, बिजनौर लोकसभा में, और कवाल गांव था। उस समय भी हमने बिल्कुल निष्पक्ष बात की, सेकुलरिज्म की बात की, और उसमें इतना ज़्यादा उठा था दोनों तरफ से, उधर हम थोड़ा पीछे को पिछड़ गए थे। ये भी बात बिल्कुल सच है। हमने राजनीति में अपने आप को कमज़ोर होना तय करा, लेकिन किसी एक धर्म की जगह नहीं गए। हम शांति चाहते थे, हम भाईचारा चाहते थे, और हम उस समय भी वहीं खड़े थे और आज भी हम वहीं खड़े हैं। ये देश संविधान से चलता है। और आदरणीय एंकर साहब, अभी आप किसी से कह रहे थे संविधान के द्वारा देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन नियम और कानून के अनुसार जो एक्शन होते हैं, पूरा कर रहा हूँ, एनक्रोचमेंट मत करो, पूरा कर रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तो संबल की जहां तक बात है, हम बिल्कुल अगर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ कोई अन्याय होगा तो उसकी न्याय की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार उस समय माहौल को प्रशासन कंट्रोल करेगा। उसमें राजनीतिक लोग हम अगर हस्तक्षेप करेंगे तो आग में घी डालने का काम करेंगे। और जो जस्टिस शेखर यादव पे क्या स्टैंड है आरएलडी का? हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है मैडम, बिल्कुल साफ। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान में हम विश्वास रखते हैं। नहीं, पूरी खत्म करने दो बात। और संविधान के द्वारा जो व्यक्ति जिस पद पे बैठा है, उसको उसकी गरिमा की रक्षा करनी आनी चाहिए। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, संविधान से बाहर जाके कोई भी काम करेगा तो उसको कहीं ना कहीं आशुतोष मिश्रा बैकफुट पर आना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा, आपका सवाल दुष्यंत नागर से। नहीं, मैं पहले आपने कभी बात कर रहे थे विकास और आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वो क्या है, आप विकास की बात तब करेंगे जबकि असल में कुछ विकास हो रहा हो।
और भाजपा 2027 नहीं, 2027 से जो है पहले की तैयारी नहीं है। ये आदित्यनाथ का शुरू से ये रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम 80-20 वगैरह। और ये अब इस वक्त ये इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बैकफुट पे है। अगर आप देखें तो यूपी में बेरोजगारी है, अभी इतने छात्र प्रदर्शन हुए थे, आप सब ने देखा। तो ये उसको छुपाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग बात संविधान की कर रहे हैं, तो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सवाल उठा रखा है। उस पे आदित्यनाथ ये कहें कि जो है जज सही हैं, अनुचित है, क्योंकि फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये अनुचित। और यही एक इनकी सोच है। अगर आप इतिहास में देखें तो सोच ये रही है, ये जिस संस्था से आते हैं, कि जिसको सरदार पटेल ने कहा था ये एक विषैली सोच है, जिसके चलते नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था। ये अभी आगे बढ़ रही है और इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास विकास को दिखाने पे कुछ है नहीं। तो अब आप ये बताइए कि ये इस सोच से लड़ने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो क्या करेंगे, सिवाय अगर आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि चाहे जगदीप धनखड़ के खिलाफ हो, चाहे इम्पीचमेंट जज यादव के खिलाफ हो, वहाँ पे आपके पास नंबर नहीं है। आप जनता तक ये आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि संसद में तो आपका मात खाना विपक्ष का निश्चित ही है। देखिए जी, नंबर तो पांडवों के पास भी नहीं थे, और 18 दिन में, शुरू के 13 दिन में वो युद्ध हारते भी रहे, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ, जीत तो सत्य की हुई। सेकुलरिज्म की आपने बात की, आरएलडी भी सेकुलर पार्टी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। जीत उन्हीं की होगी जो समाजवादी विचारधारा के हैं, उदारवादी विचारधारा के हैं, सेकुलर हैं और संविधानवादी हैं। लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों के अलावा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, धार्मिक आधार पर डिवीजन करने का, आप उत्तर प्रदेश के खजाने का हाल देख लीजिए। इसी वर्ष के फरवरी माह की रिपोर्ट है, दैनिक जागरण में छपी हुई, 7 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी के ऊपर 31,000 रुपये का कर्ज है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि फलाना कॉरिडोर, ढिमकाना कॉरिडोर, आपने कॉरिडोरों की घोषणा करी है, लेकिन क्या रोजगार मिला? नोएडा में आज भी किसान, 150 के आसपास किसान जेल के अंदर हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ 10% भूमि का टुकड़ा मांग रहे हैं, विकसित भूमि का टुकड़ा, जबकि जो केंद्रीय कानून है वो 20% देने की बात करता है। उनको वहां भी देने में असफलता है। प्राइस कुछ मुआवजे का 64% बढ़ा हुआ मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, उस पर भी सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। तो क्योंकि विकास के रास्ते पर, रोजगार के रास्ते पर चलने में ये सरकार विफल नजर आ रही है, इसलिए डिवीजन करके, आपके इस प्रश्न से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि ये 27 की तैयारी चल रही है। ये पार्टी पूरा चुनावी मोड में रहती है, हर दिन ये चुनाव लड़ते हैं, तो और चुनाव को केंद्रित करके लेकिन दुष्यंत नागर जी, अगर चुनाव एक गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी पार्टी सत्ता के लिए लड़ती है, अगर भाजपा के पास एक इलेक्शन विनिंग मशीन है जो उनको पता है कि किस तरह से चुनाव जीता जाता है, तो वो एक पार्टी के लिए एडवांटेज होगा, उसको नेगेटिवली क्यों देखा जाता है? देखिए जी, चुनाव बिल्कुल आपको जीतने के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन वर्ष के अंत में कर लीजिए। आप पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहेंगे, जन कल्याण के लिए कुछ कार्य करिए ना। अभी मैं जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मैं एक्सक्यूज बता रहा हूँ। हाँ। वो कह रहे हैं भाई किसानों को देने के लिए बहुत पैसा लग जाएगा, 10,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, इन्हीं किसानों की जमीन के ऊपर तो विकसित होकर ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा बना। अगर उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? चलिए, एसएन सिंह साहब। देखिए, एक हमारे मित्र ने वरिष्ठ पत्रकार के नाम पे यहाँ पे बड़ी आलोचनात्मक बातें की, और जो नहीं कहना चाहिए वो कहे। वो कौन सी पार्टी क्या कहती है, इस पे इनको चर्चा करनी चाहिए। इनको कांग्रेस की भी बातों को देखना चाहिए कि कांग्रेस का एक सांसद कहता है कि हम प्रधानमंत्री को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि भाई भगवा पहनकर आप राजनीति में नहीं आ सकते, डिस्क्रिमिनेशन कौन करता। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम मार के इनको भगीरथ में फेंक देंगे। पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक पतंग की तरह काटने की बात आती है। बिल्कुल हम इसको कांग्रेस पे छोड़ते हैं कि वो इस तरह के कार्य करते हैं। इस नाते जनता विकास को चुनती है। हमारे मित्र ने अभी पूछा विकास क्या हुआ,
हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए। 2017 के पहले जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ थी, अब 32 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति आज 47,118 रुपया था, 83,636 है। आयकर रिटर्न 1,65,000 लोग भरे थे, आज 89 लाख करोड़ लोग आयकर रिटर्न भर रहे हैं। बेरोजगारी दर 6.2% थी, आज 2.4% है। तो आपको हमारा विकास नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपका विकास जो रिटर्न का आप रिटर्न भरने वालों का संख्या बता रहे हैं, उसमें 0% भरने वालों की संख्या शायद 93% है। तीसरी बात आपने कहा किसानों की, तो श्रीमान जी, आपकी कलई खुल चुकी है, देश पूरी सच्चाई जानता है। युवा पलायन कर रहा है, विदेशों में जा रहा है, डंकी रूट से जा रहा है। 95,000 लोग अमेरिका में कानून का सामना कर रहे हैं, अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में। ये सच्चाई है सर। उन लोगों से पूछिए कि रेरा के नाते हमारे देश का 9,000 के आसपास युवा बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, और उसकी सुरक्षा की भी आपको कोई चिंता नहीं है श्रीमान जी। सर 11वां साल चल रहा है, आपको सिर्फ भाषण, प्रवचन, बातें, वादे, अखबार में बड़ा बड़ा ऐड। आप किसानों की बात करते थे। दुष्यंत नागर जी, आपने अपना पॉइंट बोल दिया, जरा उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं मलूक नागर के पास आऊंगी। मैं पूछ रहा हूँ, नागर साहब सबके बीच में बोलते हैं। दो छोटे सवाल है भैया। किसान तो कर्नाटक में है, दो शब्द चाहिए कि जो 1500 किसान आत्महत्या की है, उसका कारण कौन है? सरकार की। एसएन सिंह, ये कहो दुष्यंत नागर करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन वाला कार्य करते हैं। विकास का क्लैरिटी चल जाएगा लोगों को। 4 करोड़ आवास दे दिया गया, आपको तकलीफ। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, आपको तकलीफ। गरीबों को 5 लाख रुपया दवा कराने का दिया जा रहा है, आपको तकलीफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत यह है कि संभल में कुछ लोग ऐसे हैं जो 85% हो गए, अब 15% वाले वहां न रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। इस समय तो उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी ईमानदार मलूक नागर भाई 85% के साथ खड़े हो जाएंगे। और कोर्ट अगर कह रहा है, सिंह साहब आपके फेवर में ही बोलेंगे मलूक नागर। कोर्ट के द्वारा अगर सर्वे हो रहा तो आपको तकलीफ हो रहा है। तराजू में तो 2 पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े कहाँ से हो जाएंगे? एक के लिए शिक्षा में छूट, एक के लिए धार्मिक यात्रा पे छूट, एक की नस्ल। चलिए सवाल का जवाब दीजिए ना। भैया आपने कहा योगी आदित्यनाथ ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है, और हिंदुत्व एजेंडा का पहला पड़ाव या नया पड़ाव संभल बुलवा रहे थे अभी आप। बोलिए बोलिए। अब तो मुझे बुला। देखिए, एक तो मैं ये प्रार्थना करूंगा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, ये बायस्ड होके बात ना करें और अपना जजमेंट ना दें। ऐसा है, अपनी केवल संभावनाएं और विश्लेषण करें। एक तो ये है, क्योंकि हमें सामने बैठ के उन बातों को सुनने में फिर दिक्कत होती है, फिर हम बात करेंगे। आपका कहना है आशुतोष मिश्रा जी के बारे में? हाँ, मिश्रा जी के बारे में। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे भाई दूसरा हमारे भाई जो अभी दुष्यंत जी ने कहा है, मैडम, यहाँ जो किसानों की बात आएगी। सिंह साहब एक सेकंड रुकना, एसएन सिंह साहब रुकना एक सेकंड। जो हमारे भाई दुष्यंत नागर जी ने कहा है, ये किसानों की जो बात है, ये लैंड अमेंडमेंट एक्ट 2014 से रिलेटेड है, जिसमें कि 4 गुना सर्कल रेट का और उसमें 10% के विकसित प्लॉट की जो बात है, जो पिछले समय में जो कुछ ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, उनको सर्कल रेट का 4 गुना भी और 10% का, चाहे तो प्लॉट ले लो, चाहे उसकी कीमत रख करके ले लो। पर मैं एक जानकारी मिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी बैठा हूं, दुष्यंत हमारा बहुत प्यारा भाई है, कि 2002 से 2007 के बीच का, जब समाजवादी की जो पार्टी की सरकार थी 2007 से जो 2012 में, जब बसपा की सरकार थी, 2012 से 2017 तक जब फिर समाजवादी की सरकार थी, तो उस समय के एक्विजिशन के जो पेंडिंग इशू पड़े हुए हैं उनको, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की व्यवस्था से, जिससे देश में एक संवैधानिक इटेड़ा गांव से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी रुको एक सेकंड साहब, संवैधानिक संकट आया था, तो हाई कोर्ट में जाके एक फैसला हुआ था, जिसमें बिल्डर, बायर्स, फार्मर और अथॉरिटी सब पार्टी बने, जो 64.7% जो अलग से, अब खत्म कर रहा हूँ मैडम, खत्म कर रहा हूँ, नई चीज बताने जा रहा हूँ, वकीलों को भी नहीं आइडिया होगा, तो जो पेमेंट देनी थी उसको अथॉरिटी में बहुत सारे लोग, कहीं पे बायर्स, कहीं पे फार्मर, कहीं पे बिल्डर, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में चले गए हैं, वहां से स्टे है। फिर भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार सहानुभूति रखती है किसानों से, और बहुत जल्दी आने वाले समय में किसानों से मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। और जो समाजवादी पार्टी के समय और जो बसपा सरकार के समय में जो इशू लंबित थे, उनका भी निवारण हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये इसका जवाब तो पहले अमीक जमाई को देना चाहिए।
उसके बाद मैं सवाल बिल्कुल, जमई साहब हमारे बहुत बढ़िया दोस्त है, जमई साहब से बिल्कुल आपके एकदम। पास, आपके यहाँ सारे बिल्कुल एकदम। आप मुझे 2 मिनट देंगी क्योंकि इन्होंने पर्सनल जमई अटैक किया है। आप पर अटैक ये पहले किया, लेकिन पर्सनल अटैक हमने नहीं करा, पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि पत्रकार का काम केवल जो है गीत गाना नहीं होता, सरकार को शीशा दिखाना होता है। आपकी आदत हो गई है कि मोदी मोदी करो, मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि पलट जाऊंगा। आप मैं चवन्नी नहीं हूँ कि पलट जाऊंगा। आपको शीशा दिखाया, आपको अपनी शक्ल देख के उसमें अगर घृणा हुई तो मेरी गलती नहीं है, ये आप अपने कार्य को सुधार नहीं पता आप इकन्नी है, मुझे नहीं पता आप इकन्नी है, मुझे नहीं पता मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। क्या करोगे, लेकिन एक बात पक्की है, मैं आपको शीशा दिखाऊंगा और हर पत्रकार का काम है कि सरकार को बताए कि वो कहाँ गलत है। पूरा आपको लगा है माननीय मोदी जी के खिलाफ इस तरह की भाषा देश के नेशनल टेलीविजन में करोगे और जो है लगेगा, बुरा नहीं लगा। माननीय मोदी जी के खिलाफ आप अगर गलत बोलोगे मुझे भी बुरा लगेगा। अब जब मैंने आपको दिखाऊं सत्य क्या है, मुझे बिल्कुल आपको लगी, मुझे भी आपको बुरा लगा है, इसलिए खुशी हुई कि जब सत्य दिखाता हूँ तो आपको अपनी शक्ल देख के आपको कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पर्सनल अटैक से आगे बढ़ करके सवाल ये है, क्योंकि अमीक जमई ने एक पॉलिटिकल जवाब देना था इसको, उसका जवाब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स हैं और अब संजय जी सवाल पूछेंगे अमीक जमई से। जवेल साहब अच्छे प्रवक्ता हैं, काफ़ी साफ वो कहते हैं। मेरा एक सिंपल सा वो है, जैसे संभल को लेकर के अभी इतना शोर मच रहा है, एक चीज़ है कि जो रिलीजियस वो है, जो सर्वे और जस्टिस शेखर यादव पर भी इतना शोर है, शेखर यादव पे वो शोर है, और दूसरा ये है कि जो वहाँ अभी प्रशासन की कार्रवाई चल रही है जिसमें है कि जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है, और ये बिजली वाला खास करके, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि एक जैसे क्लिप आ रही है जिसमें मस्जिद के ऊपर से ही कई डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, घरों के अंदर बहुत सारे तार जा रहे हैं, तो ये एक तरह से राजस्व का इशू है, बिजली चोरी का इशू है। तो ये एक प्रशासन का क्या सराहनीय कदम मानेंगे जमई साहब, या लगता है कि इसमें भी कोई राजनीति है? अगर है तो फिर उसको सुधार की क्या जरूरत है, क्योंकि ये कायदे से अदरवाइज देखने में। संजय, हम ये चाहते हैं कि जो पिक एंड चूज का मामला, सरकारों को जो उनका राजधर्म है, जैसे बहराइच में जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने, आप जानते हैं कि वहां बीजेपी के एमएलए ने भाजपा के वर्कर्स पे, सैकड़ों वर्कर्स पे एफआईआर कराया, और उन वर्कर्स ने, जिन लोगों ने जिस दिन चिता देने का समय था, करोड़ों संपत्ति को वहां पर जो है जलाने का काम किया गया। लेकिन संजय जी, आप जानते हैं बहराइच में किसी भी का पोस्टर नहीं लगा, बहराइच में किसी के खिलाफ कोई पैसा हर्जाने का कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन संभल में सर्वे हो गया था बहुत ही पूर्वक तरीके से, लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा से, क्योंकि दंगा नहीं। जी वो उस नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जवाब आप दीजिए मलुक नागर साहब। देखिए, कानून के हिसाब से कोई भी अगर गलत चलेगा तो उसे कानून को झेलना पड़ेगा, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई आम आदमी हो। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सही है वही सही है, जो गलत है वो गलत है। जहाँ तक बात है सरकार की, सरकार को हमदर्दी के साथ पूरी जांच तक तो जाना चाहिए, पर अगर बिल्कुल क्लियर कट कोई गलत काम कर रहा है तो सरकार को उस पर भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। दुष्यंत नागर जी, देखिए, सांप्रदायिकता के लिए अगर हम देख रहे हैं कुछ दिनों में, तो वोट जुटाने का, एक वर्ग विशेष को अपने वोट बैंक बनाने के लिए, इसका लगातार भाजपा और उनके जितने भी अनुवांशिक संगठन और राजनीतिक सहयोगी दल हैं वो सब इस्तेमाल। पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, पहले 18% रिजर्वेशन मुसलमान की बात करके कांग्रेस को भी फायदा हुआ है, सपा को भी फायदा हुआ है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तो कभी, यूपी में जब 18% रिजर्वेशन पे चर्चा होती थी, बांटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और ऐसे ऐसे नारे हैं जो आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रिजीम में या समाजवादी के रिजीम में कम से कम एक गरिमा थी
अब तो सारी गरिमाएं ध्वस्त हो गई। तो अगर गरिमा, तो आप पर आरोप है एसएन सिंह साहब कि आप लोग ने गरिमा, जो राजनीतिक गरिमा है, वो ध्वस्त कर दी है। मारिया जी देखिए, डायरेक्ट एक्शन वाले लोग जो है वो संविधान की गरिमा को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं ना। भाई 1990 की चर्चा करेंगे नहीं, कश्मीर की चर्चा करेंगे नहीं, राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, गला कट जाएगा, उसका चर्चा करेंगे नहीं। इनके वरिष्ठ नेता जब जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे संदेश खाली पे पूछा जाएगा तो उसकी चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि सभी जगह जो है वो पीड़िता जो है वो हिंदू है और जो गलत कार्य करने वाला है वो मुस्लिम है, इसलिए करेंगे नहीं कि इनका वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप संविधान को मानिए तो साहब, आप संविधान को भी तो नहीं मानते हैं। आपके तो नेता जाके विदेश में कहते हैं कि नहीं, भारत में तो सिख पगड़ी पहन कर ही नहीं जा सकता। क्या इसमें सच्चाई है क्या? अरे जब कभी अगर भारत की बात आ जाएगी तो आपको महंगाई याद आ जाएगा, आपको पता नहीं क्या क्या चीज याद आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा भैया वर्सिप एक्ट किस लिए लागू किए, आपसे पूछा जाएगा ये वक्फ बिल में इतना छूट क्यों दे दिए कि वो किसी को भी कह दे कि हमारा वहाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई आशुतोष मिश्रा जी 30 सेकंड है आपके पास, इसका जवाब दे दीजिए। जो संजय सिंह साहब ने सवाल पूछा कि क्या ये कार्रवाई बिजली चोरों के खिलाफ उचित है, उसका जवाब शायद भाजपा प्रवक्ता ने दे दिया। क्योंकि ये अगर कार्रवाई इसलिए हो रही थी कि बिजली चोरों के खिलाफ है तब तक उचित है, लेकिन ये हर जगह इनको 80 और 20 ही दिखते हैं। और जो इनका रवैया है, जो इनका नज़रिया है, वो सिर्फ इसी पे है कि 80 और 20 पे होगा। 20 वाले को ढूंढ के किसी तरह से ये सही इनको जो है परेशान करना है, चाहे वो बुलडोज़र हो चाहे कुछ हो। इसलिए राजस्व के नाम पे अगर ये कार्रवाई हो रही होती तो पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि जिन्होंने पहले तो ये अलाउ किया, क्योंकि जो कि लोकल कॉरपोरेशन है और लोकल जो बिजली की कंपनी है वो आंख मूंदेगी तभी चोरी होगी, वरना चोरी हो नहीं सकती। और ये अब कहना कि केवल जो है एक ही जगह चोरी हो रही है अनुचित है और संविधान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको संविधान की इज्जत करनी चाहिए। और यहाँ पे एक जज है जो संविधान को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि सिर्फ धार्मिक में जो मेजॉरिटी में उनकी बात मानी जानी चाहिए, और एक मुख्यमंत्री है जो उस जज के साथ खड़ा है। तो ये तो अपने ही प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण के खिलाफ जा रहे हैं, जहाँ पे बात होती है कि आप यू शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान की इज्जत नहीं करेंगे तो आप दूसरों से क्या, दूसरों पे क्यों उंगली उठाते फिरते हैं? और ये सिर्फ बार बार शोर मचाने से कि भाई ये बाबर ने ये किया था और इसने किया था, वो किया था, ये बात तो हमें उससे आगे बढ़ना है, तभी देश प्रगति करेगा, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। वरना हम लोग इसी तरह की जो है। लेकिन सवाल है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में 2027 का जो चुनाव है, क्या वो भी उसी इशू पर लड़ा जाएगा या कोई और इशू होगा? और जो इशू बनते जा रहे हैं वो साफ तौर पे दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा, संजय सिंह, दुष्यंत नागर, एसएन सिंह, मलूक नागर और अमीक जमई। मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।